हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट हो जाता है। क्योंकि आज आपका जो लेसन फर्स्ट था वो कंप्लीट होके लेसन सेकेंड आपका आज स्टार्ट होगा, इसीलिए ये आपका लेसन 2 का लेक्चर फर्स्ट हो जाता है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा, यानी चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या देखा, इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, यानी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो इसमें आपका लेसन का नाम हो जाता है कि संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। इन पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना कि संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में जाना। उसके बाद जाना कि संख्याओं के और भी प्रकार, कुछ क्वेश्चंस को देखा। उसके बाद पूर्ववर्ती संख्या किसको कहते हैं, अनुवर्ती संख्याएं किसे कहते हैं, रोमन नंबर्स के बारे में जाना। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है ना। और आपका स्थानीय मान हो जाता है, आंकिक मान हो जाता है, इन पर भी डिटेल में डिस्कस किया। जो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी का आज ये फर्स्ट लेसन है, यानी कि फर्स्ट लेक्चर है, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज ही फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्लास, तो उन लोगों से हम खास तौर से कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं और फर्स्ट लेसन से भी बहुत ज्यादा बनते हैं और क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक चीज वही कि जब भी किसी चीज की स्टार्टिंग करनी हो तो उसके बारे में हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए और डिटेल में पता होना चाहिए और स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। अगर आप बीच से कोई चीज को देखेंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले आपका मतलब लेसन फर्स्ट हो जाता है, उसको भी आप देखें, है ना। उसके जितने भी लेक्चर हो जाते हैं, लगभग आपके 7 लेक्चर हैं, तो आप 7 लेक्चर को देखें, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। और जो लोग स्टार्टिंग से कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का आज क्या स्टार्ट होगा, तो चैप्टर सेकंड स्टार्ट है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग यानी लेक्चर 1 और चैप्टर सेकंड पे चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है ना। तो आपका जो आज चैप्टर हो जाता है, उस चैप्टर का नाम हो जाता है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ये आपका क्या हो जाता है, पाठ का नाम हो जाता है। इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं को। अब आप कहेंगे कि मैम पूर्ण संख्या तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम किस पर चलेंगे, तो हम लोग गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाओं पे चलेंगे। इसको जानने से पहले पूर्ण संख्याओं को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपकी जो हो जाती हैं, यानी देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं आपकी हो जाती हैं शून्य सहित, यानी जो आपकी शून्य सहित, इसका मतलब क्या होता है अभी हम लिख देते हैं, उसके बाद हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ये आपका हो गया। यानी यहाँ पे आप समझ लें कि शून्य सहित, यानी शून्य यानी 0 के साथ, और प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4, ये सभी यहाँ पर ये हो जाता है डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो ये सभी संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जो आपकी 1 से
स्टार्ट होती हैं, ये क्या संख्याएं होती हैं? तो जो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं ये आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक, या जैसे आपको नंबर दे दिया, इसमें से प्राकृतिक संख्या छांटिए, है ना, तो आपको 0 दे दिया, तो 0 तो आपकी प्राकृतिक संख्या, ये आपकी पूर्ण संख्या है। और 1 से क्या स्टार्ट होता है? तो 1 से आपकी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। जब आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे उसमें 0 मिला दिया, 0 दे दिया, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? तो आपको पता है कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं, 0 यानी क्या है? 0 आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यानी कहने का मतलब ये है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब शून्य लग जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये आपका 0 क्या है? ये पूर्ण संख्या है ना। फिर आपका हो जाता है 1 और 2 और आपका 3 और उसके बाद 4, यानी 1 2 3 4, और आप डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि ये तो जब भी आप एक नंबर जोड़ देंगे तब भी एक नई संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी आप ये नहीं बता पाएंगे कि जो प्राकृतिक संख्या, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताएं। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर लें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप बताएं, तो क्या आप बता पाएंगे? तो आपको ये बताना रहेगा इनफाइनाइट, यानी अनंत। अनंत होती है, क्यों? क्योंकि जब भी कितनी भी आप बड़ी संख्या ले लें, जितनी भी बड़ी संख्या आप माइंड में आप सोचना चाहें उतनी आप ले लें, ठीक है। उसमें फिर से जब आप 1 प्लस करेंगे, वो 1, फिर वो संख्या बढ़ जाएगी, फिर वो बहुत बड़ी संख्या बन गई, फिर आप उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर वो एक बहुत बड़ी संख्या बन गई। यानी कहने का मतलब ये है कि छोटी संख्या तो आप बता पाएंगे कि सबसे छोटी संख्या जो प्राकृतिक संख्या हो जाती है वो आपकी हो जाती है 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ठीक है, यहां तक हो गया। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपकी 0 हो जाती है ना। 0 को जब आपने मिलाया तब ये पूर्ण संख्या हो गई। और सबसे बड़ी तो आप नहीं बता पाएंगे, अनंत है। यही चीज तो हो गई ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक जो आपका हो जाता है, ये आपकी क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। और आपका जो आपकी जो 0 से मिला के, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, अब मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया, इससे रिलेटेड, है ना। फिर उसके बाद चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्या चीज़? तो क्रमागत। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, यानी आपका क्या हो जाता है कि इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं को क्रम में लिखने पर, यानी जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे यहाँ से तो स्टार्ट होती है ना पूर्ण संख्याएं, और अगर प्राकृतिक संख्या तो 1 से, तो 0 1 2 और आपका 3 4 और इसी तरह 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं को क्रम से लिखने पर प्राप्त संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हम यहाँ पे लिख देते हैं, परिभाषा आपकी हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं को क्रम से लिखने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपकी क्रमागत पूर्ण संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपका 11 हो गया तो इसके बाद क्रम से लिखना है, तो 12, 13, 14, 15, 16 आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। या आप लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आप क्रम में लिखते चले जाएं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाती हैं, तो ये आपकी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन भी कुछ लेकर आए हैं साथ में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है 50 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो 50 की क्रमागत किसकी कह रहे हैं, यानी आपका जो 50 नंबर है 50 की क्रमागत पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या के बारे में कह रहे हैं, यानी संख्या मतलब एक संख्या है ना, एक संख्या आप बताएंगे। तो बराबर आपका हो जाता है, आप लिखेंगे किस तरह से, यहाँ पे देखिए कि 50 की क्रमागत पूर्ण संख्या आपका यहाँ बराबर, और कितना हो गया 50 + 1 = 51। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि 50 की क्रमागत पूर्ण संख्या, तो क्रमागत यानी एक क्रम से, एक लाइन से, तो आपका क्या हो जाएगा 51। और यहाँ पे समझ लें कि क्या होता है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। अब एक ही तो अंतर है ना, अभी आप 51 में से 1 माइनस करेंगे तो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना। तो जब माइनस करेंगे तो 1 ही तो अंतर आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा यानी ऑलवेज एक ही रहता है, एक ही होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख लें 12 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताएं, यानी 12 की क्रमागत संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। 12 की क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 + 1 = आपका 13 हो जाएगा। यही तो होगा ना, ये आपका 13 हो जाएगा, यानी एक संख्या आपने बढ़ा दी, ये आपका आंसर हो जाता है। तो वही चीज कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो हमेशा आपका अंतर एक होता है। जैसे 12 13 है ना, 12 13 आपने लिखा तो अंतर क्या हुआ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त हो जाता है। और जैसे इस तरह से समझ लेते हैं कि किस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 आपका हो जाता है -12 = 1, यही तो हुआ ना। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन हो जाता है पूर्ण संख्याओं में गुणन के परगुण कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकारों के बारे में पूछ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चंस आपके देखिए, आपका जो यूपी डीएलएड बीटीसी है इसमें तो आने ही आने हैं, आते ही आते हैं, ये मान के चले। आपका यूपी टेट में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के, अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूज होने वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन हो जाता है
वो है पूर्ण संख्याओं में गुणन के परगुण कितने होते हैं। तो पहले हमें प्रकार लिखने हैं, तो हम सबसे पहले प्रकारों को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल जो प्रकारों की संख्या यानी जो टोटल है तो वो 5 प्रकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं के गुणन के 5 परगुण होते हैं। कितने होते हैं? 5 परगुण। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्याओं पूर्ण संख्याओं के 5 परगुण होते हैं। ठीक है ना? 5 परगुण होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 आपका हो जाता है, फर्स्ट आपका जो हो जाता है वो हो जाता है गुणन। क्या हो जाता है? गुणन का संवरक परगुण। गुणन का संवरक परगुण। सेकंड आपका हो जाता है गुणन का क्रम विनिमय परगुण। अब आप कहेंगे कि मैम ने इसने ना तो हमें डिटेल में चीज़ें बताई, ना तो हमें एग्जाम्पल बताए, और नेम लिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि कितने परगुण होते हैं। पहले हम इनके नेम लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में जानेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो आपका हो जाता है गुणन का क्रम विनिमय गुणन का क्रम विनिमय नियम, ये हो जाता है। फिर आपका थर्ड नंबर पर जो हो जाता है वो आपका यहाँ पे समझ लें कि थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है गुणन संक्रिया का सहचर्य परगुण और आपका हो जाता है यहाँ पे 4 नंबर पे हो जाता है गुणन संक्रिया। क्या हो जाता है? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण परगुण। ठीक है ना? वितरण परगुण। और उसके बाद आपका 5th नंबर पर हो जाता है, इसको भी देख लेते हैं। 5th नंबर पर हो जाता है गुणन संक्रिया घटाने पर वितरण परगुण। ठीक है ना? तो ये आपके 5 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी आपके पूर्ण संख्याओं में गुणन के, यानी पूर्ण संख्याओं में, है ना, या पूर्ण संख्याओं के 5 परगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गुणन का संवरक परगुण हो जाता है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे हो जाता है गुणन का क्रम विनिमय परगुण हो जाता है। थर्ड नंबर पर हो जाता है गुणन संक्रिया का सहचर्य परगुण हो जाता है। फिर उसके बाद गुणन संक्रिया का योग पर वितरण परगुण हो जाता है। और 5th नंबर पर आपका हो जाता है गुणन संक्रिया घटाने पर वितरण परगुण। ये आपके प्रकार हो जाते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुणन का संवरक परगुण। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पूर्ण संख्याओं के गुणन के परगुण कितने होते हैं? ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आपका 4 नंबर का हो जाता है गुणन का संवरक परगुण के बारे में उदाहरण सहित बताएं। तो गुणन का जो संवरक परगुण है इसको उदाहरण सहित बताना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है जो गुणन का संवरक परगुण है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है गुणन का संवरक परगुण। गुणन का संवरक परगुण। ठीक है ना?
संवरक परगुण आपका हो जाता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। यदि क्या कह रहे हैं कि यदि ए बी तथा सी तीन पूर्ण क्या है, तीन पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, तो तीन पूर्ण संख्याएं हैं या हो तो इसका या इनका, है ना, इनका गुणनफल A इंटू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है ना, होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे गुणन का संवरक परगुण कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि यदि A और B तथा C तीन पूर्ण संख्याएं हों, ठीक है ना, तो इनका गुणन A इंटू बी इज इक्वल टू C होता है। जैसे आप यहाँ पे समझ लें एग्जाम्पल से, जैसे आपका हो जाता है, जैसे आपने कोई संख्या ले ली, ठीक है ना, जैसे आपने कोई संख्या ले ली और उसको यानी 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। यानी कहने का मतलब है कि दो पूर्ण संख्या आपकी, देखिए ये 5 क्या है, तो पूर्ण संख्या है, 3 क्या है, तो पूर्ण संख्या है। और गुणन का संवरक परगुण यानी दोनों का जब आपने गुणा किया तो गुणा करने पे जो आपको संख्या प्राप्त हुई वो क्या है, वो भी तो आपकी पूर्ण संख्या है। तो यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या कहलाता है, ये गुणन का संवरक परगुण कहलाता है। आप ऐसे समझ लें, ठीक है ना। जैसे आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका 6 हो जाता है, ठीक है, इंटू आपका 3 हो जाता है। ये 6 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, 3 क्या है, तो पूर्ण संख्या है। अब 6 या 18 है ना, ये आपका क्या हुआ, तो ये भी तो पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हुई। तो ये भी इस नियम की पुष्टि कर रहा है। यानी गुणन का संवरक परगुण यानी दो संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं थी उनका गुणा करने पर जो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हुई यानी सी प्राप्त हुई, तो वो कैसी, तो वो भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। और भी आप एग्जाम्पल देख लें, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे चीजें उतनी ही बेहतर होती रहती हैं। तो 4 गुणे 2 यानी क्या, पूर्ण संख्या और इज इक्वल टू 8, ये भी आपकी क्या हो गई, तो पूर्ण संख्या। ये गुणन का संवरक परगुण हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हो जाता है, क्वेश्चन है गुणन का संवरक परगुण आप लोग देख चुके हैं। अब गुणन का क्रम विनिमय परगुण, क्या चीज देखनी है आपको, 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाता है ये आपका हो जाता है गुणन का क्रम विनिमय यानी विनिमय परगुण क्या होता है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है गुणन का क्रम विनिमय परगुण, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आप समझ लें, इसमें होता क्या है, इसमें देखिए ये होता है कि यदि ए तथा बी क्या है, तो दो पूर्ण संख्याएं हो तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो तो क्या हो तो उससे क्या कहते हैं, उससे गुणन का क्रम विनिमय परगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गुणन का क्रम विनिमय परगुण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, जैसे आपका हो जाता है, जैसे
आपका 2 × 3, 2 × 3 बराबर 6 कितना होता है? तो ये क्या है? गुणन का क्रम विनिमय परगुण। यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो तो उसे क्या कहते हैं? गुणन का क्रम विनिमय परगुण कहते हैं। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, a और b, आपने उसको कुछ भी नंबर मान लिया, यानी a को आपने 2 मान लिया, a को आपने कितना मान लिया? 2 मान लिया, और b को आपने कितना मान लिया? तो 3 मान लिया। अब आपने क्या किया? दोनों की गुणा करा दी, तो आंसर आपका कितना निकल कर आया? आपका 6 आंसर निकल कर आया। अब यहाँ पे आप देख ले, इसको ऐसे ही समझ पाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे आपने 3 × 2 लिखा, 3 × 2 लिखा, तब भी आपका आंसर कितना रहेगा? तो आंसर तो आपका 6 ही रहेगा, है ना। तो जब 6 ही आंसर आपका रहा तो ये क्या है? ये गुणन का क्रम विनिमय परगुण है। यानी a को b की जगह पे लिख दिया या b को a की जगह पे लिख दिया, यानी 3 दूना 6 या 2 तिया 6, आंसर 6 ही आता है ना। ऐसे और भी आप संख्या ले सकते हैं, जैसे आपका हो जाता है 6 × 7, तो कितना हुआ? 6×7 = 42, 6×7 = 42 या 7 × 6 तो 7×6 = 42, है ना। आंसर तो वही आपका आया। या आपका ले लीजिए 5 × 7, 5 × 7 तो आपका आंसर कितना है? 5×7 = 35। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 5 तो आपका कितना आएगा? तो भी 35। यानी देखिए 5×7 = 35 या 7×5 = 35, यानी 5×7 = 35, 5 × 5 = 5, 10 × 5 = 15, 5 × 20 = 25, 25 × 5 = 31, 5×7 = 35। देखिए आंसर यही है। लेकिन 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 और 7×5 = 35, यानी 35 ही आंसर आपका निकल कर आया। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका हो जाता है गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण के बारे में बताएं और कुछ उदाहरण भी दीजिए। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह भी रहे हैं कि कुछ उदाहरण दीजिए, और वैसे भी हम आपको उदाहरण सहित ही चीजों को बताते हैं, क्योंकि उदाहरण से क्या होता है, चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाती है। जो चीज कहते नहीं परिभाषा में वो चीज क्लियर नहीं हो पाती, तो वो एग्जाम्पल में वो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण। यहाँ पे आपका हो जाता है गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण। यदि साहचर्य परगुण यहाँ पे आपका हो जाता है, यदि क्या कह रहे हैं? यदि a, b तथा c तीन पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू b इंटू c और इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c बराबर a इंटू b इंटू c हो तो इसे गुणन संक्रिया साहचर्य परगुण कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे a इंटू 2, b इंटू 3 और आपका हो जाता है c इंटू 5,
यानी देखिए ए आपका हो गया ए इंटू बी, यानी ब्रैकेट देखिए आप इस तरह से गुणा करें, ए इंटू ए, यहाँ पे सी हो जाता है ना, सी, और इज इक्वल टू, यानी मान ले यहाँ पे ए जो आपका हो जाता है वो 2 हो जाता है, तो आपका 2 हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया बी, जो है आपका बी कितना है, तो बी आपका हो जाता है 5, है ना, बी आपका 5 हो जाता है। और आपका यहाँ पे इंटू नहीं, बी यहाँ पे 3 है तो 3 ही लिखते हैं, हालांकि नंबर चेंज नहीं होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नंबर है वही लिखते हैं। 3 इंटू आपका 5 हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बोर्ड मास नियम से, बोर्ड मास तो आपको पता है, वो भी हम लोग इस पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में होता है उसे पहले सॉल्व किया जाता है। यही तो होता है कि पहले आपका बार ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपका हो जाता है जैसे MAS, इसको मतलब इसमें अब आप लोग वर्क करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट की बात हो रही है, तो ब्रैकेट पहले हम लोग ओपन करेंगे। तो आपका 3 5 15 ये हो गया ना, 3 5 15, और ये 2 हैं आपके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए 2 आपने यहाँ पे उठा लिया और इसको आपने पहले सॉल्व कर लिया, तो आपका कितना हो गया, तो ये आपका 15 हो गया, और फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर निकल कर आया 30। अब आप अगर इसको इस इक्वेशन में ना लिखकर, यहाँ पे देखिए जगह नहीं बची, तो हम यहाँ पे इसको इरेज ही करना पड़ेगा, यानी रफ कर देते हैं, फिर हम एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा, अब हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए इंटू बी ब्रैकेट और आपका इंटू सी। अब आप क्या करेंगे, वही बोर्ड मास तरीका, वही, तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद आपको जो और संख्या है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका 2 इंटू 3 और आपका इंटू क्या हो जाता है, इंटू 5, यानी 2 3 6, और आपका यानी ब्रैकेट को आपने पहले सॉल्व किया बोर्ड मास से, है ना, तो ब्रैकेट को आपने पहले सॉल्व किया, उसके बाद आपका ये 5 हो जाता है, यानी 6 5 30। अभी आंसर कितना निकल कर आया था, तो 30 ही तो निकल कर आया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो गुणन संक्रिया का सहचर परगुण हो जाता है, वो आप उसको देखिए ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, या आप ए इंटू बी ब्रैकेट में और इंटू सी करेंगे तब भी आपका आंसर वही निकल कर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाता है, तो ये गुणन संक्रिया का सहचर्य परगुण हो जाता है। तो आप इस तरह से इसको समझ लें, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा करने पर आंसर आपका वही मिलेगा जो आपने आंसर जैसे ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी में किया है, या आपका ए इंटू बी ब्रैकेट और इंटू सी किया है, तो आंसर आपका निकलकर वही आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा क्लास लॉन्ग हो जाएगी, और ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है फिर आप लोग क्या होते हो, बोर हो जाते हो। चीज़ें उतनी ही समझनी चाहिए जितने अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं क्लास को, और बाकी जो आपके क्योंकि 5 परगुण हैं, तो 2 परगुण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद उससे आगे का जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आप लोगों को कैसा क्लास लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम अपनी बात तो कह लेते हैं किसके माध्यम से, तो क्लास के माध्यम से, लेकिन आप लोग अपनी बात नहीं कह पाते हो, और आप लोगों के पास एक जरिया है अपनी बात कहने का, वो कमेंट करना। तो आप लोग कमेंट करना ना भूला कीजिए, वो भी क्या कीजिए, प्लस अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती हैं, तो आप लोग एक लाइक भी जरूर किया कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर किया कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा परिवार, हमारी फैमिली बढ़ेगी, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा फैमिली बढ़ेगी, उतना अच्छा है ना। तो ये सब लोग मिल के स्टडी करेंगे तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।